हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हम पढ़ रहे हैं। और इसमें बच्चों पिछले वाले लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा और साथ में हमने पढ़ा था बच्चों कि कैसे आप जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे उसको शो करते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था और कैसे उसको निकाला जाता है। अब बच्चों हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है आज, एक कलर के बारे में पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के कलर कैसे होते हैं, फिर हमें पढ़ना है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब आपने क्या क्या चीज़ें सुनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में? आपने सुना है बच्चों कि 3 तरीके के कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है बच्चों डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, और क्या सुना है बच्चों आपने सुना है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आपने क्या सुना है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हमें ये बेसिक पढ़ने। वैसे तो फेरी भी होता है, ठीक है, और सारी भी चीज़ें होती हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी होता है, पर हमें ये 3 देखने हैं। कौन कौन से? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है बच्चों? जिसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट में, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। क्या करेगा? वो रिपल्शन शो करेगा, वही क्या होगा? डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेगा और फेरो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करने वाला है। ठीक है, अभी हम इसको केमिस्ट्री में कैसे निकालने वाले हैं, हमें वो देखना है कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। मतलब आप मैग्नेटिक मूवमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, अभी देखिएगा कि आपके पास एक फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, एक फार्मूला होता है जिसको आप क्या लिखते हैं, लिखिएगा मेरे साथ साथ। वहाँ पे आप लिखते हैं बच्चों अंडर रूट किसका? n। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये n प्लस में 2। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ये फार्मूला होता है। बोहर मैग्नेटोन यहाँ पे लिखा जाता है, इसकी यूनिट Bm। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कोई निकलवाए कि आप स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए या स्कैंडियम की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है बच्चों? आपको n निकालना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3d1 और 4s2, यही लिखेंगे। क्या है? 3d1 और 4s2। और इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं तो ये हो जाएगा d0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है ना। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगी? तो मैग्नेटिक मूवमेंट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की क्या हो गई है बच्चों? 0, इसकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। अब स्कैंडियम की देखिए, स्कैंडियम की क्या होगी? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 2। ठीक है, अब देखिएगा आपको ये सॉल्व कैसे करना है। आपको ये पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आपको करना क्या है? 1 के बाद जो पॉइंट लगा के या तो 0.7 लिख दीजिए बच्चों, या फिर 0.8 लिख दीजिए, या फिर 0.9 लिख दीजिए। मतलब 1.7 लिख सकते हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये सॉल्व करके आपका आंसर ऐसे ही आने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे होते 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने होते? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करते बच्चों? आप लिख देते इसका आंसर 2.8 करेक्ट होता। बस यहाँ फॉर्मूले में पुट करके दिखा दीजिएगा कि वो ये चेक करना चाहता है कि इसको ये पता है कि नहीं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मतलब आपको कन्फिग्रेशन लिखनी आती है कि नहीं। बात समझ गए? ऑल ओवर क्या बात आपको समझ में आई कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और जितने अनपेयर्ड आपने इलेक्ट्रॉन निकाले वो इसमें पुट कर दीजिए। और इसमें पुट करते ही आपको पता लग गया अनपेयर्ड कितने। मान लीजिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 0.8 लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये कंपेयर कराते हैं, ये कंपेयर कराते। मान लीजिए आपको 2-3 एलिमेंट दे दिए, वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, Fe 3 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, बताइए किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई है? और जिसकी 0 मैग्नेटिक मूवमेंट हुई तो वो तो हो जाएगा बच्चों डायामैग्नेटिक।
और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो हो जाएगा पैरा, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो हो जाएगा बच्चों फेरोमैग्नेटिक, जिसमें आयरन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो ऐसे क्या निकाला जाता है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब सबको ये याद हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है बच्चों, हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कलर के बारे में, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या वो कलर शो करते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एलिमेंट कलर शो करेगा और ये वाला नहीं करेगा। तो इसका कारण होता है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर शो करने का डी ट्रांजिशन। क्या है बच्चों, डी ट्रांजिशन। बात समझ में आ गई। आपको ये पता होगा कि जो एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक जो ऑर्बिटल होता है बच्चों, वो दो सेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे, एक तो होता है बच्चों Eg और एक क्या होता है T2G। एक क्या होता है Eg और एक क्या होता है T2G। नीचे क्या होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल में T2G, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, T का मतलब ट्रिपली डी जनरेट है। तो उसमें कौन कौन है, एक DXY, एक DYZ और एक क्या बच गया DXZ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ये ऑर्बिटल हो गए, ये 3 बना दीजिए यहाँ पे, और ऊपर Eg में 2 हैं। और कौन कौन बच गए, वो dx² - y² और dz²। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे आप कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है D1, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसको, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर किस में जाएगा बच्चों, इसमें चला जाएगा, जो T2G से किस में, Eg में। यही तो डी ट्रांजिशन है ना, कि एक डी ऑर्बिटल से एनर्जी लेके वो जंप कर गया है किस में, हायर अपने एक स्टेट में, डी ऑर्बिटल में। तो यही डी ट्रांजिशन है। बात समझ गए, यही क्या है बच्चों, डी ट्रांजिशन। अब आपको ये पता है कि कलर कब शो होता है, कि तब वो विजिबल रेंज में जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्व की जाती है, जिस चीज़ की वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्व की जाती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है बच्चों, वो हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर रेड की या फिर ग्रीन की लाइट एब्जॉर्व की गई है, तो कलर कौन सा दिखाई पड़ने वाला है हमें, रेड कलर, क्योंकि ये एब्जॉर्व हुआ है। और दिखाई कौन देने वाला है बच्चों, रेड कलर। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई पड़ता है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई है। तो कुछ आपको एक तो ये पता होने चाहिए बच्चों, डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब वो पार्शियली फिल्ड हो। अगर मान लीजिए एक तो कन्फिग्रेशन हो D0 और एक हो D10, तो इनमें कभी कोई कलर शो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन कैसे शो हो जाएगी, नहीं होगी। और अगर D10 होगा तो D10 में क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों, सारे ऑर्बिटल जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, फुल्ली फिल्ड। तो अब ऊपर जाने के लिए जगह भी तो खाली चाहिए ना, तो वो तो खाली नहीं होगी। तो D10 भी कोई कलर शो नहीं करता, ये कलरलेस होते हैं, 0 भी और D0 भी और D10 भी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो डी ट्रांजिशन। और एक कारण और होता है बच्चों, जिसको चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मतलब बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र, जिसमें कौन आता है, KMnO4। क्या है बच्चों, KMnO4। ये कौन से कलर का होता है, जो डार्क बिल्कुल जो पर्पल जो कलर होता है वैसा इसका कलर होता है। और अब अगर आप देखें तो KMnO4 यहाँ पे Mn7 में है, +7 में। और Mn की कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, D5 और 4s2 है ना, 3d5 4s2। इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 इसने दे दिए, तो इसमें मतलब D में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये कलर शो कर रहा है। तो ये किसके कारण शो करता है बच्चों, KMnO4 यहाँ पे कलर वो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से शो करता है। क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे होती है, Mn और ये O नेगेटिव और यहाँ पे ये ऑक्सीजन O4 है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो चार्ज जो है, ये जो चार्ज है ये ट्रांसफ़र होता रहेगा, मतलब वो इस ऑक्सीजन के पास भी जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस Mn के बीच में भी ये जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसके कारण जो KMnO4 है वो कलर शो करता है। बात समझ में आ गई आप सबको। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ के कारण जो मतलब
एक तो डी ट्रांजिशन, दो चीज़ें हैं, एक तो डी ट्रांजिशन और एक क्या है बच्चों, कलर, जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है उसकी वजह से। अब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको ये याद अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आप सारी कलर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपको किस चीज़ का याद रहता है, आपको कॉपर, एक मिनट, आपको कॉपर 2 पॉजिटिव का पता है ना बच्चों, कौन सा कलर है कॉपर 2 पॉजिटिव का, कलर बताइए मुझे। आप हमेशा याद रखते हैं कि उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। कॉपर 2 पॉजिटिव का होता है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। आप ये किस में बताते हैं, आप CuSO4 लिखते हैं, है ना, और उसमें 5H2, तो ये किस कलर का बताते हैं आप, ये ब्लू कलर का होता है। आप जो Mn एक तो +7 में हो तो ऐसा कलर देगा, और अगर +2 में है तो ऐसा कलर देगा। ये लाइट है और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। जो आपने KMnO4 में देखा है मैंगनीज़ का +7, तो वो ऐसा देगा। आयरन देखिए, अगर +3 होगा तो बच्चों वो येलो कलर देगा, और अगर +2 होगा तो वो ऐसा कलर देने वाला है, ग्रीन देगा। आपको बात समझ में आ गई है। अब जैसे कोबाल्ट है 2 पॉजिटिव में है तो वो कैसा देने वाला है, ये रेड कलर। और यहाँ पे क्या है बच्चों, निकल 2 पॉजिटिव है तो वो कैसा देगा, ग्रीन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है बच्चों, कॉपर। और ये सारे कलर मतलब दिखा रखे हैं कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव में कैसा कलर शो करता है, 3 पॉजिटिव में कैसा, और 6 पॉजिटिव में कैसा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। Mn का बहुत बार पूछा जाता है, कॉमनली आप इसका ध्यान रखेंगे, एक कोबाल्ट का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कॉपर का वो तो आपको ध्यान रहता ही है वैसे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कैसा कलर शो करती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको बोलते हैं, क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब एक बार आप देखें एक इमेज, या आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लें। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट की स्ट्रक्चर देखी होगी, बहुत सारे एटम आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े उनके एटम होते हैं लैटिस में। ये हमने पहले भी एक बार देखा था। तो ये आपको सारे क्या दिख रहे हैं, वैसे तो ये हेलमेट रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ये एटम रखे होते हैं, क्या रखे होते बच्चों, ये एटम रखे होते। तो इनके बीच में तब भी आपने सॉलिड स्टेट में तब अरेंजमेंट पढ़ी थी, तो आपको ये पता है कि बीच में स्पेस रह जाता है। और वैसे भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, तो तब आप उनको रखते हैं तो बीच में उनकी पैकिंग करते हुए स्पेस बच जाता है। तो उनमें छोटे छोटे जो एलिमेंट हैं वो आ सकते हैं, छोटा एटम आ सकता है, जैसे कि उनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, या फिर उनमें क्या आ जाए बच्चों, कार्बन। तो इंटरस्टिशियल साइट इसको बोला जाता है कि जो स्पेस बचता है, तब बहुत सारे एटम रख दिए जाते हैं, तो जो स्पेस बच जाता है उसको इंटरस्टिशियल क्या बोलते हैं बच्चों, साइट बोलते हैं। तो इनमें क्या रख दिया जाता है, छोटा सा कोई एटम आ सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है, और वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी इनमें हो सकता है। तो अब क्या किया जाएगा कि, और इनका फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता है कि मान लीजिए वेनेडियम है और इसके साथ हाइड्रोजन बनाया, तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम आए, ये आएगा वही जैसे 1.27, ऐसे फार्मूले बनेंगे, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं बनता है, ठीक है। तो ये होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इनका फ़ायदा क्या है बच्चों, कि छोटे छोटे एलिमेंट, इतने बड़े बड़े जो एलिमेंट हैं उनके बीच में ये जो स्पेस बचता है उसके बीच में ये आए हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है, होता क्या बच्चों, ये मेटेलिक कैरेक्टर को और एनहेंस कर देते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी तो कम, मतलब रिएक्टिव नहीं होंगे ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम कर देते हैं, मतलब इनर्ट के जैसे हो जाते हैं, पर हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और मैंने बोला ये हार्ड हो जाते हैं तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मतलब कि एक तो आप नॉर्मल बोलें कि आपके पास निकल था, ठीक है, आपके पास निकल था, पर आपने उसमें कार्बन डाल दिया, या फिर उसमें नाइट्रोजन डाल दिया, या फिर हाइड्रोजन, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना, तो उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो बढ़ जाता है, हार्डनेस भी बढ़ जाती है, और उनकी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये किस में होता है बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में। तो कई बार प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने की वजह से चेंजेस क्या क्या आए हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों।